हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला में 296 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट हो गया था। आज हम शुरू करेंगे 297 नंबर प्रश्न से। तो प्रश्न इम्पोर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, और भिन्न परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न 297 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, बताना इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख चंद्रगुप्त प्रथम का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो गलत है, सीधा सीधा। ठीक है। दूसरा है, फाहियान ने चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। सही है क्या? यह भी गलत है। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। इलाहाबाद शिलालेख जो है समुद्रगुप्त के समय का है। इसको लिखा किसने है? हरिसेन लिखते हैं। ठीक है, हरिसेन। इतिहास में दो हरिसेन हैं, एक किसी राजा के मंत्री हैं और एक जो है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के लेखक हैं। ठीक है। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में के दौरान भारत का दौरा किया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सही बताना इसमें कि गुप्त काल में संधि विग्रह उस अधिकारी का नाम था जो किसानों से कर एकत्र करता था। गुप्त काल में संधि विग्रह उस अधिकारी का नाम था जो किसानों से कर एकत्र करता था। सही है क्या? गलत है। गुप्त काल में प्रांतीय राज्यपालों को भुक्तियां कहा जाता था। यह भी गलत है। ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं इसके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी। देखते हैं डी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं क्या है। गुप्तकालीन शिलालेखों में संधि विग्राहक जो होता था वो विदेश मामलों का मंत्री होता था। ध्यान रखना है कि संधि विग्रह जो होता था वो विदेश मामलों का मंत्री होता था। संधि विग्रह। ठीक है। गुप्त साम्राज्य में प्रांत जो होते थे उनको भुक्तियां बोलते थे, और राज्यपाल जो होते थे उनको उपरिक्स। ठीक है, उपरिकस बोलते थे। ठीक है ना, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की तुलना में हर्षवर्धन के काल में अर्थव्यवस्था में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। गुप्त काल की तुलना में हर्षवर्धन के काल में अर्थव्यवस्था में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। गलत है। दूसरा, उपन्यास जो कादंबरी है उसके लेखक हैं हर्षवर्धन। तो इसके लेखक हर्षवर्धन नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। इसका भी सही उत्तर हो गया डी। देखते हैं क्या है इसका। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था की तुलना जो है हर्षवर्धन के काल में तीव्र आर्थिक गिरावट आई। गुप्त काल की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो हर्षवर्धन के समय से अगर तुलना करते हैं तो हर्षवर्धन के समय की जो अर्थव्यवस्था है उस पर तीव्र गति से गिरावट आई थी। ठीक है। उपन्यास जो कादंबरी है उसके लेखक बाणभट्ट हैं, ना कि हर्षवर्धन है। ठीक है, बाणभट्ट ने लिखी है कादंबरी, और यह काम उनके पुत्र हैं भूषण भट्ट, नाम है उनका, उन्होंने पूरा किया था। बाणभट्ट के पुत्र हैं भूषण भट्ट, इन्होंने इसको पूरा किया। तो बाणभट्ट ने लिखा है कादंबरी को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। बता दें तो गलत ही है। क्यों? क्योंकि पाल शासक था। जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो पाल शासक था। वो धर्मपाल था या गोपाल था, ऐसे कोई था। ठीक। धर्म पर आधारित विषयों को नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने की अनुमति नहीं थी। ये भी गलत है, ऐसा नहीं था कुछ। ठीक है।
तो पूछा गया गलत कौन सा, मतलब सही नहीं है, तो दोनों ही गलत है। ठीक है, जब दोनों ही गलत हैं, सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, देखते हैं। हाँ, गुप्त काल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, अच्छा, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, इसे उनके उत्तराधिकारियों और बाद में हर्ष द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में वेदों, हीनयान सिद्धांत, महायान सिद्धांत, सांख्य, योग दर्शन जैसे विभिन्न धार्मिक विषयों को पढ़ाया जाता था। इसके अलावा लॉजिक, व्याकरण, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कला जैसे सामान्य विषय पाठ्यक्रम में थे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जैसे आज के समय में एंट्रेंस एग्जाम होता है, वैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय में भी एंट्रेंस एग्जाम होता था। वहाँ पे जो वहाँ के गेट कीपर टाइप के जो होते थे, उनसे क्या शास्त्रार्थ करना पड़ता था स्टूडेंट को। उसको उससे अगर शास्त्रार्थ में वो पास हो जाते थे तो उनको वहाँ पे एडमिशन दिया जाता था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की एक पहचान है इस रूप में भी, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 301 क्या है कि बताना कौन सा कथन सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तर की ओर नियंत्रण करने के लिए गुर्जर प्रतिहार पाल, पलाश नहीं पाल है ये, पाल और पल्लवों के बीच एक शताब्दी लंबे संघर्ष का नाम है, नहीं, गलत है। गुर्जर प्रतिहार तो है, पाल भी हैं, राष्ट्रकूट है, पल्लव नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया भाई। कन्नौज और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए होता, कन्नौज तो सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं आगे क्या है। इसका दूसरा सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष को गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। कन्नौज और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था लोगों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है बताना इसमें। तो मामल्लपुरम में जो शोर मंदिर है, किनारे मंदिर लिखा है, तटीय मंदिर है नहीं, शोर मंदिर, शोर मंदिर, तो शोर मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो बात सही है कि गलत है। बात तो सही है कि शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने संस्कृत नाटक मत्तविलास प्रहसन या फिर मत्तविलास प्रशासनम लिखा है। गलत है क्योंकि इन्होंने नहीं लिखा है। पल्लव काल के में बौद्ध विहार को दिए गए भूमि अनुदान देवधन के नाम से जाने जाते थे, नहीं। ठीक है, तो दोनों दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ए सही उत्तर, हाँ ठीक है। अब देखते हैं क्या है। मामल्लपुरम तट मंदिर जो शोर मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह शैली का विकास इसने ही करवाया था, ध्यान रखना है। हमने, अगर आपने इतिहास का वीडियो देखा है तो उसमें हमने बताया है राज सिंह शैली के बारे में। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह शैली का निर्माण किया था, मतलब उस, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने संस्कृत नाटक मत्तविलास प्रहसन की रचना की थी। किसने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। पल्लव काल में मंदिरों को दिए गए भूमि अनुदान को देवधन कहा जाता था, बौद्ध विहार को नहीं। ठीक है, चलिए आगे चले। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि फाहियान के अनुसार गुप्त काल में जो सजा मिलती थी वो बहुत गंभीर थी। बात तो सही है, ठीक है ना, बात तो सही है कि ऐसा था कि नहीं था।
पहला पहला स्टेटमेंट गलत है वैसे, ठीक है ना। फाहियान का उल्लेख है कि गुप्त काल में चांडाल को समाज से अलग कर दिया गया था। फाहियान ने कहा है कि जो चांडाल होते थे उनको समाज से अलग कर दिया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही पूछा गया तो सही उत्तर हो गया बी। ठीक है, बी सही उत्तर हो गया। अब देखिए, फाहियान के अनुसार गुप्त काल में दंड गंभीर नहीं थे। ठीक है, जुर्माना वसूलना एक सामान्य सजा थी, जुर्माना वसूलना एक सामान्य सजा हो गई थी। फाहियान का उल्लेख है गुप्त काल में चांडाल को समाज से अलग कर दिया गया था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ, पहला गलत हुआ क्योंकि दंड गंभीर नहीं थे, उसमें जुर्माना वसूलना क्या हुआ, एक सामान्य सजा बन गई थी। ठीक है, 304 नंबर प्रश्न है, इसमें कौन सा कथन सही बताना हमें। तो चालुक्य प्रशासन पल्लवों और चोलों की तुलना में अत्यधिक केंद्रित था। चालुक्य जो प्रशासन था वो पल्लव और चोल दोनों की तुलना में क्या ज़्यादा विकेंद्रित था क्या, गलत है। दूसरा है, बादामी चालुक्य ब्राह्मणवादी हिंदू थे, बात सही है, बादामी चालुक्य जो थे वो ब्राह्मणवादी हिंदू थे। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। तो चालुक्य प्रशासन पल्लवों और चोलों के विपरीत अत्यधिक केंद्रीकृत था, ये ध्यान रखना है। चालुक्य प्रशासन क्या था, पल्लव और चोलों के उसमें देखा जाए तो केंद्रीकृत था। बादामी जो चालुक्य थे वो ब्राह्मणवादी हिंदू थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि बेसर शैली चालुक्यों के अधीन अपनी परिणति तक पहुंच गई थी। बेसर शैली चालुक्यों के अधीन अपनी परिणति तक पहुंच गई थी, तो ये गलत है। ठीक है। दूसरा है स्टेटमेंट, राष्ट्रकूटों के काल में वैष्णववाद और शैविज्म मतलब शैववाद के हिंदू संप्रदाय फलते फूलते थे। दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि राष्ट्रकूटों के समय में ही ऐसा हुआ था। ठीक है ना। चलिए, बेसर शैली जो है राष्ट्रकूट और होयसल के तहत ही अपनी परिणति प्राप्त कर चुकी थी। बेसर शैली जो है वो राष्ट्रकूट और होयसल के तहत ही अपनी परिणति तक पहुंच चुकी थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। राष्ट्रकूटों के काल में वैष्णववाद और शैववाद के हिंदू संप्रदाय फलते फूलते थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है हमें। देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि राजेंद्र चोल प्रथम की अवधि के दौरान श्रीलंका को फिर से हासिल करने में सफल रहा। महेंद्र रहा है, राजा महेंद्र था, कहाँ का राजा महेंद्र, राजेंद्र प्रथम के समय में श्रीलंका को फिर से हासिल करने में सफल रहा। आपको पता होगा कि राज प्रथम के समय में क्या हुआ था, उन्होंने आधा सिंघल को कब्जा किया था। जब राजेंद्र प्रथम आते हैं तो इन्होंने क्या किया, पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, यहीं से गलत है। ठीक है। अगला है कि जय सिंह द्वितीय जो पश्चिमी चालुक्य राजा हैं, इनके खिलाफ अपनी जीत की याद में राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की गई थी। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, क्यों, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना कब हुई है, ये बढ़ा था उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, तो उस समय शासक कौन रहे होंगे, जो भी थे। तो मतलब कुल मिला के दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। सी इसका सही उत्तर है। श्रीलंका के राजा महेंद्र जो थे, सिलोन के उत्तरी भाग चोलों से उबारने का प्रयास किया था। ठीक है, राजेंद्र ने क्या किया, उनको हराया, फिर दक्षिण श्रीलंका को भी कब्जे में कर लिया। कौन, राजेंद्र प्रथम, हमने बताया था राजराज प्रथम ने आधे श्रीलंका को कब्जे में किया था, और राजेंद्र प्रथम आए तो पूरा कर लिए।
इस प्रकार पूरे श्रीलंका को चोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। गंगई कोंडचोलपुरम की स्थापना राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा की गई थी, जिन्होंने महिपाल प्रथम, ठीक है, खिलाफ अपनी जीत का स्मरण किया। महिपाल प्रथम को हराया था इसने, इसलिए बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 307 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय है समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत स्थापित किया गया था? तो भाई अंतरराष्ट्रीय सीलबंद प्राधिकरण, ISA है क्या? अंतरराष्ट्रीय सीलबंद प्राधिकरण, हाँ सही है। ठीक है, दूसरा है कि सागर के कानून के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण, ITLOS, ठीक है, ये भी सही है। और तीसरा है महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा पर जो आयोग बना है वो। चौथा पंचायत का स्थायी न्यायालय, ये गलत है। ठीक है, तो ऊपर के जो तीन निकाय हैं, जो तीन संस्थाएं हैं, ये क्या करती हैं? समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत स्थापित की गई हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बी इसका सही उत्तर। हाँ, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत स्थापित निकायों में शामिल क्या क्या है, ये देख लेना, थोड़ा ध्यान रखना है कि ISA है इसमें, अंतरराष्ट्रीय सीलबंद प्राधिकरण। दूसरा है सागर के कानून के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण। महाद्वीपीय शेल्फ पर जो आयोग बना हुआ है वो। फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, नीदरलैंड के हेग में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये कहाँ पे है? ये है PCA, जो है PCA की बात हो रही है। तो PCA के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि क्या है ये। तो PCA जो भाई PCA है वो नीदरलैंड के हेग में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। यह पारंपरिक अर्थों में एक अदालत नहीं है। PCA क्या है? कोई अदालत नहीं, लेकिन सदस्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या फिर निजी पार्टियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की सेवाएं प्रदान करता है। ध्यान रखना है, अदालत तो नहीं है, लेकिन क्या है ये? जो सदस्य राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, निजी पार्टी है, इन सब के बीच में अगर कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको हल करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की सेवा प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, चलिए आगे है कि संगठन क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है। ये PCA जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये कोई संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी भी नहीं है, लेकिन एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ सीज, UNCLOS के अनुसार बताना कौन सा कथन इसमें गलत है। तो गलत कौन सा कथन है ये बताना हमें। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है कि प्रादेशिक जल 12 समुद्री मील तक है। बात सही है, 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा है। तट से 200 नॉटिकल मील तक कंटीजेंट जोन होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और तीसरा, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीमा शुल्क, कराधान, आवर्जन, प्रदूषण, तटीय राष्ट्र 4 क्षेत्रों में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। बी इसका सही उत्तर। हाँ, सन्निहित क्षेत्र, वही कंटीजेंट जो जोन था उसको सन्निहित क्षेत्र बोलते हैं। वो 24 समुद्री मील तक फैले तट से होता है। ठीक है, 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र क्या होता है?
सन्निहित क्षेत्र होता है। एक सन्निहित क्षेत्र में तटीय राष्ट्र 4 क्षेत्रों में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। उसमें क्या क्या है? सीमा शुल्क वसूल सकते हैं भाई, कराधान लगा सकते हैं, आप्रवास कर सकते हैं, प्रदूषण भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रदूषण शुल्क हो ये सब कर सकते हैं। ठीक, विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ, ठीक है, ये क्या है? ये 200 समुद्री मील 200 समुद्री मील तटीय देशों को देश क्या करते हैं? संशोधनों को दोहन करने के लिए इनमें विशेष अधिकार होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में क्या करते हैं? 200 समुद्री मील तक का एरिया क्या होता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है। और यहाँ के संसाधनों का दोहन मतलब यूज करने का विशेष अधिकार होता है उन देशों के पास। अंतर्राष्ट्रीय जलयान बिना किसी प्रतिबंध के इन जल को पार करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है कि इसमें ये सब भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं क्या है ये। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एक तटीय राष्ट्र के पास अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर सभी प्रकार के आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण है। कोई भी राष्ट्र होगा उसके पास विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर सभी आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण है, जिसमें मछली पकड़ना, खनन करना, तेल की खोज और संसाधनों का कोई भी प्रदूषण कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, हालांकि ये समुद्र की सतह के नीचे या उसके ऊपर पारित होने या घूमने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। मतलब इसमें क्या है कि समुद्र की सतह के नीचे कोई घूम रहा है या फिर उसके ऊपर घूम रहा, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा जो तटीय राज्य द्वारा अपनाए गए कानूनों और नियमों के अनुपालन में होगा। ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो कि इसके विशेष आर्थिक हिस्से के भीतर है, ये जोन अपने प्रादेशिक समुद्र से परे होता है। प्रादेशिक मतलब वही कि 12 समुद्री मील से बाहर है। ठीक, अगला है कि महाद्वीपीय शेल्फ, ये क्या है? तटीय राज्यों को अपने प्राकृतिक संसाधनों की खोज और दोहन का अधिकार होता है। तटीय महाद्वीपीय शेल्फ में क्या होता है कि तटीय राज्यों को अपने प्राकृतिक संसाधनों की खोज और दोहन का अधिकार होता है। हालांकि अन्य राज्य केबल दूसरे राज्य जो होते हैं वो केबल और पाइपलाइन बिछा सकते हैं, बस यदि वे तटीय राज्य द्वारा अधिकृत है तभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं तो नहीं हो पाएगा। किसी देश के महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमा आधार रेखा के 350 समुद्री मील से अधिक नहीं बढ़ेगी। महाद्वीपीय शेल्फ की जो बाहरी सीमा है वो किसी भी आधार रेखा से 350 समुद्री मील से अधिक नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही भाई। वाइल्ड लाइफ संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का बनाने का प्रावधान करता है, बात सही है। ठीक है, जो 2006 वाइल्ड लाइफ संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाने का प्रावधान करता है, बात सही है। दूसरा, प्रोजेक्ट टाइगर को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर को किसके द्वारा प्रशासित किया जा रहा है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। तो ये भी सही हो गया। अगला है कि यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत क्या है? एक सांविधिक निकाय है, ये भी ध्यान रखना है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं क्या है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2006 में संशोधित हुआ है। NTCA पर्यावरण मंत्रालय वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत बनाया गया है। बाघ संरक्षण को, इसका उद्देश्य क्या है? बाघ संरक्षण को मजबूत करना है, उनकी शक्तियों कार्यों के अनुसार इसे सौंपा गया है, इस अधिनियम के तहत सौंपा गया है। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रबंधन जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के तहत परियोजना जो टाइगर चली है उसके तहत केंद्र प्रायोजित योजना के तहत घोषित किया गया था, किए जाते हैं। ये टाइगर रिजर्व जो होते हैं ना, ये 2006 को जो संशोधन हुआ है उसके तहत टाइगर परियोजना के तहत क्या होते हैं कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत घोषित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही बताना है इसमें। तो जब देश का राजकोषीय घाटा बढ़ता है,
राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो क्या होगा, व्यापार घाटा भी बढ़ जाएगा। राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो व्यापार घाटा भी बढ़ेगा। ठीक, सही हो गया। चालू खाता व्यापार संतुलन शुद्ध कारक आय शुद्ध अंतरण भुगतान का योग होता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। चलिए इसकी व्याख्या देखने क्या है। जुड़वा घाटे की परिकल्पना। जुड़वा घाटे की परिकल्पना जिसे डबल डेफिसिट परिकल्पना या ट्विन डेफिसिट विसंगति भी कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं, डबल डेफिसिट परिकल्पना, ट्विन डेफिसिट विसंगति कहते हैं। यह व्यापक आर्थिक प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के चालू खाता शेष और उसके सरकार के बजट संतुलन के बीच एक मजबूत संबंध होता है। जुड़वा घाटे की परिकल्पना क्या है कि व्यापक आर्थिक प्रस्ताव है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के चालू खाता शेष और उसके सरकार के बजट संतुलन के बीच मजबूत संबंध होता है। यह परिकल्पना क्या कहती है कि जैसे जैसे देश का राजकोषीय घाटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका व्यापार घाटा जो होता है, ये मतलब आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर होता है वो भी बढ़ता जाता है। व्यापार घाटा बढ़ता मतलब आयात ज़्यादा होगा, निर्यात कम होगा। ठीक, ये चीज़ है। आगे भी है कि इसलिए जब किसी देश की सरकार जितना कमाती उससे अधिक खर्च करती तो देश निर्यात से अधिक आयात करना भी समाप्त कर देता है। किसी भी देश की सरकार जितना कमाती है उससे अधिक अगर खर्च कर रही है तो देश निर्यात से अधिक आयात करना भी समाप्त कर देता है। चालू खाता जो है व्यापार संतुलन माल और सेवाओं का निर्यात घटाकर शुद्ध कारक आय कैसे होगा। देखिए चालू खाता है, व्यापार संतुलन कैसे होगा, व्यापार संतुलन माल और सेवाओं का निर्यात घटाकर शुद्ध कारक आय जैसे ब्याज और लाभांश शुद्ध हस्तांतरण भुगतान जैसे विदेशी सहायता का योग है। क्या है, चालू खाता। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत के ट्रिनिटी के रूप में जाना जाता था। द थ्री ज्वेल्स ऑफ कर्नाटक संगीत के रूप में भी जाना जाता है। ट्रिनिटी या फिर द थ्री ज्वेल्स ऑफ कर्नाटक संगीत। ठीक है, अब किसे ऐसे जाना जाता भाई, तो एक श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितार। तोलकाप्पियर और तिरुवल्लुवर के बारे में हमने ऐसा कभी सुना नहीं है, तो ये दोनों नहीं, लेकिन पहला श्यामा शास्त्री, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार को क्या जाना जाता, द थ्री ज्वेल्स ऑफ कर्नाटक संगीत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया इसका, सही उत्तर हो गया इसका ए। ठीक है ना, सही उत्तर इसका ए हो गया। ठीक है, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति जिसे द थ्री ज्वेल्स ऑफ कर्नाटक संगीत कहा जाता है 18वीं शताब्दी, ध्यान रखना है। कर्नाटक संगीतकारों की उत्कृष्ट टिकड़ी का उल्लेख करता है। इसमें त्यागराज हैं, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, ये तीन लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पूरा करता है, बताना है कौन सा कथन सही है इसमें। ठीक है, कोड़ा के कार्यालय सदन के नियमों में उल्लेख किया गया, कोड़ा के कार्यालय सदन के नियमों में उल्लेख किया गया है, सही है। संसदीय कानून में विपक्ष के लीडर है नेता। ठीक है, संसदीय कानून में विपक्ष के नेता के कार्यालय का उल्लेख है, तो ऐसा कुछ है क्या, संसदीय कानून में विपक्ष के कार्यालय का उल्लेख है, तो सही है या फिर गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही पूछा गया इसलिए सही उत्तर हो गया ए। ठीक है, ये सही उत्तर है। देखिए दूसरी जो व्हिप होता है, व्हिप का उल्लेख ना तो भारतीय संविधान में किया गया है और ना ही सदन के नियमों में किया गया है, ना ही संसद संविधि में किया गया, मतलब ना तो सदन के नियमों में किया गया, ना संसद के नियमों में किया गया है, ना ही संविधान में व्हिप का उल्लेख किया गया है।
यह संसदीय सरकार के सम्मेलनों पर आधारित होता है। कौन? व्हिप। ठीक है, तो व्हिप जो होता है वो संसदीय सरकार के सम्मेलनों पर आधारित होता है। ठीक है, अगला है, वह सदन के नेता और नेता कार्यालयों के विपक्ष में उल्लेख नहीं कर रहे हैं। ठीक है, संसदीय कानून जो हैं ना तो सदन के नेता के बारे में बात करते हैं, ना तो नेता के कार्यालयों के मतलब विपक्ष के में उल्लेख करते हैं। ठीक, भारत के संविधान व नियमों में उल्लेख कर रहे हैं हाउस और संसदीय की संविधि। भारत के संविधान और नियमों में किसका उल्लेख है? उस सदन का और संसद की जो संविधि है, इन दोनों का उल्लेख किया गया है बस, और इन सब का उल्लेख नहीं है इसमें। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें सही कथन बताना, सही कौन सा है? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करके पहला स्टेटमेंट, एक अतारांकित सवाल के लिए संसद में लिखित जवाब की आवश्यकता होती है। एक अतारांकित सवाल के लिए या प्रश्न के लिए संसद में लिखित जवाब की आवश्यकता होती है, तो सही है या फिर गलत है? सही है। ठीक, संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, यह भी सही है, सही पूछा गया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, सी है इसका सही उत्तर। एक अतारांकित प्रश्न के लिए एक प्रश्न के लिखित जवाब की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्नों का पालन नहीं करते। तो अतारांकित प्रश्न क्या होता है कि पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि इसमें लिखित जवाब दिए जाते हैं। संसद में जो तारांकित प्रश्न होता है, इस पर आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि यह मौखिक जवाब दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अतिरिक्त अनुदान के बाद समिति के जिसके द्वारा मतदान के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले अनुमोदित किया जाना चाहिए, वह कौन सा? मतलब अतिरिक्त अनुदान किसी राज्य को देना है या किसी सरकार को देना है, तो अगर यह चीज़ लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत की जाए, तो उसमें सबसे पहले वो कौन सी समिति के सामने अनुमोदित होना चाहिए? तो हम आपको बता दें, लोक लेखा समिति के लिए ऐसी बात बोली जाती है। ठीक है, तो ये लोक लेखा समिति को यह अधिकार होता है, ये ध्यान रखना। लोक लेखा समिति, ठीक है, उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक होने पर वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर धन खर्च किया गया हो तो अतिरिक्त अनुदान वही होता है। ठीक, यह वित्तीय वर्ष के बाद लोकसभा द्वारा मतदान किया जाता है। मतदान के लिए लोकसभा में अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत करने से पहले क्या किया जाता है? उन्हें संसद की लोक लेखा समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ऑनलाइन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या है भाई ये? ऑन साइड फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखते हैं क्या है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो विनियोग विधेयक जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही अपनी स्वामित्व अधिनियम बना है ये। मतलब विनियोग विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह अधिनियम बन जाता है। तो बात तो सही है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति जब तक नहीं मिलती तब तक वो बिल रहता है बस, और जब स्वीकृति मिल जाती तो वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, सरकार विनियोग निधि के निरसन पर क्या करता है? धन वापस नहीं ले सकती है। अगर विनियोग निधि से पैसा निकाला गया है तो उस स्थिति में क्या है कि सरकार क्या है, पैसा जो है वापस, वो धन वापस नहीं ले सकती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते क्या है। राष्ट्रपति के आश्वासन के बाद विनियोग विधेयक जो होता है वो विनियोग अधिनियम बन जाता है, बात सही है। संविधान में कहा गया है कि कानून द्वारा दिए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत के समेकित कोष से कोई भी धन निकाला नहीं जाएगा। क्या कहा है? संविधान में कहा गया है कि कानून के द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत के समेकित कोष से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, यही लास्ट करते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो संसदीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है, बात सही है। संसदीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा ही सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। दूसरे, परामर्शदात्री समितियों में संसद के दोनों कौन सदस्य जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। सही उत्तर सी है इसका, देख लेते हैं। संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा परामर्शदात्री समितियों की गठित की जाती हैं, पहला सही। परामर्शदात्री समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है। परामर्शदात्री समितियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इसलिए सही थे, ठीक है ना। अब इसके आगे अब कल करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दूसरी वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।